नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइलिंग। जी हां दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल वाइज एक एक टेबल को हम समझने वाले हैं। दोस्तों, जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको कुछ काम करना होगा। जैसे आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया, आपने कितना सप्लाई दिखाया है, कितनी टैक्सेबल सेल किया है, कितना टैक्स बनता है, उन सब का अमाउंट आप एक पेपर पर या एक्सेल शीट में नोट कर लीजिए। और उसके बाद जीएसटीआर 3B को हम ओपन करेंगे। एक एक अमाउंट को हम जीएसटीआर 3B से मैच करेंगे। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 एकदम मैच होना चाहिए। तो आइए हम ओपन करते हैं जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B ओपन हो गई। ये देखिए जीएसटीआर 3B की टेबल आपके सामने इस तरीके से है। 3.1, 3.1.1, 3.2 सबसे मेन टेबल, टेबल नंबर 4। एक एक टेबल को हम समझेंगे। अब सबसे पहले जो आपकी ये टेबल 3.1 है, इसमें क्या शो होगा? टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। मतलब आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई किया है और आपने जीएसटीआर 1 में दिखाया है। चलो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये टेबल ओपन हो गई। यहां पर आपको मैनुअल कुछ ज्यादा एंटर करने की जरूरत नहीं है। यहां पूरा का पूरा डेटा जीएसटीआर 1 से ट्रांसफर होगा। आपने सही तरीके से जीएसटीआर 1 फाइल किया है, अपनी पूरी सप्लाई जीएसटीआर 1 में आपने दिखाया है, तो यहां पर पूरा का पूरा डेटा जीएसटीआर 1 से आ जाएगा। जो सबसे पहला है ए वाले कॉलम में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्ट। मतलब वो सप्लाई जो टैक्सेबल है, जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, यहां पर वो आ जाएगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जो भी टैक्स की लायबिलिटी होगी ऑटोमेटिक जीएसटीआर 1 से यहां आ जाएगा। अब आपको मैच कर लेना है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में टैक्सेबल सप्लाई कितनी है, कितनी जीएसटी लायबिलिटी है। यहां वो चीजें आ गई, ओके हो गया। इसके बाद बी वाला जो कॉलम है, ये आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड। मतलब आपने जो एक्सपोर्ट किया होगा या एसईजेड को सप्लाई किया होगा, जिसको हम जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। अब वो आप विद पेमेंट भी हो सकता है, विदाउट पेमेंट हो सकता है। तो जो जीरो रेटेड सप्लाई होगी एक्सपोर्ट या एसईजेड को, वो कॉलम नंबर बी में आ जाएगा। और ये भी आपके जीएसटीआर 1 से ही आएगा। आपने जीएसटीआर 1 में दिखाया होगा, सिर्फ आपको अमाउंट मैच करना है। ओके, अब यहां पर सी अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एग्जेम्प्टेड। नील रेटेड एग्जेम्प्टेड भी आपने जीएसटीआर 1 में दिखाया होगा। सिर्फ सप्लाई आपकी टर्नओवर, उस पर कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। ये भी ऑटोमेटिक जीएसटीआर 1 से ही आ जाएगा। यहां डी वाला कॉलम इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। ये इनवर्ड सप्लाई मतलब ऐसी कोई आपने सप्लाई ली हो, सर्विस लिया हो, जिसके ऊपर आपको आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना है। अगर आपके सप्लायर ने दिखाया होगा अपने जीएसटी रिटर्न में और उसने आरसीएम को यस किया होगा, तो आपके 2B में भी आपके ऊपर लायबिलिटी दिखेगी, ऑटोमेटिक यहां दिखेगी। अगर आपको खुद ही से आरसीएम पेमेंट करना है, तो उस अमाउंट को आपको यहां इंटर करना होगा। ये जीएसटीआर 1 से नहीं आता। आपको यहां जो भी आरसीएम में पेमेंट करना है, जो कि आपकी इनवर्ड सप्लाई है, यहां पर वो टैक्सेबल सप्लाई आप इंटर करोगे और उसके ऊपर जो भी जीएसटी बनता है, जीएसटी सी, जीएसटी एस, जीएसटी आरसीएम में, वो आपको यहां दिखा देना है। और ई नॉन जीएसटी सप्लाई, वो भी आपने जीएसटीआर 1 में दिखाया होगा, वो डाटा यहां से आ जाएगा। मतलब आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का अमाउंट मैच किया और यहां से 3B से ये टेबल हमने मैच कर ली और सारी ट्रांजैक्शन हमने R1 में दिखाया है। सब कुछ ओके हो गया, ओके डन। इसमें आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आगे अगला पॉइंट कौन सा है? 3.1.1। ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं। कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर? सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 वाले, जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, जो सर्विस सप्लाई करते हैं, जो अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में कवर होते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। चलो ओपन कर लिया। यहां पर जो फर्स्ट कॉलम है,
टैक्सेबल सप्लाई ऑन हुईच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेड टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 उनके लिए है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले हैं 9(5) वाले, जिनके ऊपर जो भी उन्होंने सप्लाई किया है उनको जीएसटी पेमेंट करना है। जो जीएसटी R1 में टेबल नंबर 14 टेबल नंबर 15 है, वहां से यहां भी ऑटोमेटिक पूरी अमाउंट आ जाएगा जीएसटी R1 से। किसका होगा ये? ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले 9 सब सेक्शन 5 वाले, यहां पर आ जाएगा। और ये जो सेकंड वाला कॉलम है, यहां पर जैसे आपने 9 सब सेक्शन 5 वाले ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे कोई सप्लाई किया है, आपने स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर और भी जो होटल गेस्ट हाउस है, इनके प्लेटफॉर्म पर आपने सप्लाई किया है, लेकिन आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन आपको अपने रिटर्न में टर्नओवर तो दिखाना होगा। तो यहां सेकंड वाले कॉलम में आप अमाउंट दिखाओगे कि कितने की सप्लाई आपने, मान लीजिए जोमेटो के ऊपर की है, स्विगी के ऊपर की है, कितने की सप्लाई, आप यहां उस टैक्सेबल अमाउंट को दिखा दोगे। देखिए यहां पूरा टैक्स ब्लॉक है, टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। अब वो टैक्स की लायबिलिटी स्विगी जोमेटो के ऊपर आएगी, जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 वाले हैं वो यहां दिखाएंगे। क्लियर? 3.1.1 का बस यही काम है। आगे हम देखते हैं क्या है ये 3.2 इंटर स्टेट सप्लाई। देखो जो ये 3.2 है इंटर स्टेट सप्लाई, यहां सिर्फ आपको रिपोर्टिंग करना है। जितनी भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई है, जितना टैक्स बनता है वो तो 3.1 टेबल में आप आएगा ही आएगा। यहां पर एक आपको रिपोर्टिंग करना है। क्या रिपोर्टिंग करना है? ये देखो कि आपने अपने स्टेट से बाहर इंटर स्टेट सप्लाई जो किया है, किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया है। तो कौन कौन से स्टेट में किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ये भी आपका जीएसटी R1 से ही कैच हो जाएगा। ठीक है, बस यहां पर वो चीज आएंगी। आपने कंपोजिशन स्कीम को, जो भी जिससे सामने वाला कंपोजिशन स्कीम वाला उसको जो सप्लाई किया है, यहां पर भी आ जाएगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट सप्लाई किया, यहां सिर्फ रिपोर्टिंग पार्ट है। यहां से आपके ऊपर कोई लायबिलिटी डिसाइड नहीं होगी, ये सब रिपोर्टिंग पार्ट है, यहां सिर्फ रिपोर्ट करना है। टैक्स की लायबिलिटी तो 3.1 से डिसाइड होगी, यहां पर आपका टोटल टैक्सेबल और टैक्स दिख जाएगा। अगला सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन टेबल, ये टेबल नंबर 4 आईटीसी वाला, यही सबसे मेन टेबल है। और यही गलती भी होती है और यहीं से जीएसटी में नोटिस का सिलसिला भी शुरू होता है कि आईटीसी ज्यादा ले लिया, आईटीसी कम लिया, जो आईटीसी नहीं लेना था, वो सारी चीजें हमारे टेबल नंबर 4 में होती है। अब चलिए टेबल नंबर 4 को देखते हैं। यहां भी ऑटोमेटिक सब कुछ आएगा आपके GSTR2B से, यहां पर आएगा। आपने IMS में जो भी एक्शन लिया होगा, एक्शन लेकर रीजनरेट किया होगा GSTR2B, वहां से डाटा सब यहां पर आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर आईटीसी की बात करते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो भी आपने इंपोर्ट किया होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की जो भी आईटीसी होती है, आईजीएसटी होती है, आ जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की जो भी आईटीसी आपको यहां शो हो गया। इनवार्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब यहां पर आपने जो भी रिवर्स चार्ज में पेमेंट किया था, आरसीएम की इनपुट भी आपको क्लेम करना होगा। तो यहां इस टेबल नंबर कॉलम नंबर 3 में आप डालेंगे उसको, इनवार्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। ओके, 4 वाला कॉलम इनवार्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की आपके पास अगर कोई आईटीसी आ रही है, इस टेबल में शो हो जाएगी। अब यहां कॉलम नंबर 5 में ऑल अदर आईटीसी, टोटल आईटीसी आपको यहां मेंशन होगी, टोटल टेबल नंबर 5 में। अब जो कॉलम नंबर 5 में टोटल आईटीसी आपको दिख रही है, मतलब कि आपके एज पर GSTR2B आईटीसी आपको अलाउ हो रहा है कि ये आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, टोटल आईटीसी दिखा रहा है। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि जो टोटल आईटीसी आपको दिख रही है, इसमें कुछ ऐसी आईटीसी हो जिसको आप क्लेम ही नहीं कर सकते हैं। जैसे ब्लॉक क्रेडिट हो गया, यहां तो दिखेगा टोटल में, लेकिन आपको क्लेम नहीं करना है, तो आप यहां पर उसको एडिट नहीं करोगे, यहां पर मॉडिफाई नहीं करोगे। यहां टोटल आ गया, टोटल आएगा। उसके लिए रिवर्सल आपका ये बी वाला जो कॉलम है, और बी वाले में 2 रिवर्सल है, फर्स्ट और सेकंड। रिवर्सल आपको यहां पर करना है। अब ऐसी कोई आईटीसी है
जिसको आपको क्लेम नहीं करना, लेकिन आपके यहाँ ऑल अदर आईटीसी में अमाउंट दिख रहा है लेकिन आपको क्लेम नहीं करना है, जैसे ब्लॉक क्रेडिट हो गया, तो ब्लॉक क्रेडिट आपने रिकंसिलिएशन किया, आपने देख लिया इतना अमाउंट ब्लॉक क्रेडिट है जो को आपको रिवर्स क्लेम ही नहीं करना आपको, तो वो ये जो आपको दिख रहा है सेक्शन 17(5) रूल 38, 42, 43, ये सब का अगर आपका रिवर्सल है तो परमानेंट रिवर्सल होता है। एक बार आपने रिवर्स कर दिया, दोबारा आपको क्लेम नहीं करना है, परमानेंट रिवर्सल आपका गया उतना। तो इस तरीके के अगर कोई आपके पास आईटीसी है तो इसमें आप शो कर देंगे, जो टोटल आईटीसी आएगी उसमें से माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहीं पर दूसरा अदर्स वाला ऐसा रिवर्सल है, परमानेंट रिवर्सल नहीं है, टेम्परेरी रिवर्सल है। आपने एक बार यहां रिवर्स किया किसी भी रीजन की वजह से, आपके 2B में तो आईटीसी आ गया लेकिन आप उस करंट मंथ में उसको क्लेम नहीं कर सकते, उस मंथ आप उसको रिवर्स कर दीजिए अदर्स में, फिर नेक्स्ट मंथ में आप उसको क्लेम कर लेंगे। ये इस तरीके से रिवर्सल आपका अदर्स में होता है। लेकिन अब जो है ये अदर्स वाला रिवर्सल का काम खत्म ही हो गया है। क्यों? क्योंकि आईएमएस की वजह से। अब भाई अगर हमारे 2B में आईटीसी रिफ्लेक्ट हो गया करंट मंथ में, जिस महीने की हम 3B फाइल कर रहे हैं, अगर उस मंथ में हम उस आईटीसी को नहीं क्लेम करना है हमें, तो उसको यहां पर अदर्स में रिवर्सल दिखाओ फिर रिक्लेम करो, ये सब काम करना है नहीं। अपनों को क्या करना है, उस मंथ उस आईटीसी को इनवॉइस को हम आईएमएस में ही पेंडिंग में डाल देंगे। पेंडिंग में डाल देंगे तो अपने ऑटोमेटिक यहीं से हट जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट मंथ में जब हम 3B फाइल करेंगे और फिर उस आईटीसी को हमें क्लेम करना है तो उस पेंडिंग वाले इनवॉइस को हम जाके एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करके रीजनरेट कर देंगे अपना 2B और वह डायरेक्ट हमारे 2B में आ जाएगा। मतलब ये अदर्स का रिवर्सल एंड रिक्लेम का काम बिल्कुल खत्म, कोई काम नहीं अब आईएमएस की वजह से। लेकिन कॉलम दिया है हमें समझना है तो हमने समझ लिया। ओके, अब नीचे आ जाइए। अब जो भी आपने रिवर्सल दिखाया बी वाले फर्स्ट में या सेकंड में, जो टोटल आईटीसी थी उसमें से माइनस होकर यहाँ पर आपकी सी में ए माइनस बी करके नेट आईटीसी आपको आ जाएगा जो कि आप क्लेम कर रहे हो, नेट आईटीसी। ओके, अब यहाँ डी में देखिए दिया हुआ आईटीसी रिक्लेम व्हिच वाज रिवर्स्ड। अच्छा, यहाँ पर अभी इसको पहले तो हम इस पे केयर नहीं करते थे, इग्नोर करते थे, लेकिन अभी इस पे ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आपने कोई आईटीसी को अदर्स में रिवर्सल दिखा भी दिया है और नेक्स्ट मंथ आप उसको रिक्लेम कर रहे हो तो आपके यहाँ 2B में तो आएगा नहीं, ऑल अदर आईटीसी में अमाउंट दिखेगा नहीं, आपको इसमें इंटर करके उतना अमाउंट आप क्लेम करोगे। तो जितना अमाउंट आप क्लेम करोगे इंटर करके रिक्लेम, उस अमाउंट को आपको यहाँ डी वाले फर्स्ट में मेंशन कर दोगे, जिससे सिस्टम को यह समझ में आ जाएगा कि ये आपने पिछले मंथ में आपने इसको रिवर्स किया था और अब इसको रिक्लेम करो, जिससे कोई नोटिस वोटिस आने का डर नहीं होता है, आपका मैच हो जाता है। इसलिए पोर्टल पे आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम वाला भी स्टेटमेंट है, उसमें ये मेंटेन हो जाता है। ओके, बस ये सिंपल सा था आपका टेबल नंबर 4 आईटीसी का। मुझे लगता है 3B फाइल करना सबसे इजी है, यहां पर आपको ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है, बस समझना है और अपने डाटा को मैच करना है। आगे देख लेते हैं। अब आपका आ गया क्या, आपकी ये टेबल नंबर 5 एग्जेम्प्ट नील एंड नॉन जीएसटी इनवार्ड सप्लाई। आपने इनवार्ड जो सप्लाई लिया हुआ है, एग्जेम्प्ट वाला, नील रेटेड वाला, नॉन जीएसटी वाला, उसको आपको यहाँ पर दिखा देना है। फ्रॉम ए सप्लायर अंडर, अगर कंपोजिशन स्कीम वाले से भी परचेज किया आपने वो भी यहाँ पर दिखा दो। एग्जेम्प्ट नील रेटेड सप्लाई जो भी आपकी इनवार्ड सप्लाई है, नॉन जीएसटी सप्लाई है, ये है। और आगे अपना क्या है, इंटरेस्ट वाला, ये टेबल 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट। ये देखो सिस्टम ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है इसको, जो भी आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी लेट फीस होगा ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट करेगा। और अभी जो जीएसटी में अपडेट भी आया है, आपने कोई सेल प्रीवियस मंथ की सेल नहीं दिखाई, सेल को बाद में दिखा रहे हो, लेट दिखा रहे हो, जीएसटी आपने पेमेंट नहीं किया था, तो उस पर जो जीएसटी बनेगा सिस्टम ऑटोमेटिक उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा यहाँ। और आप इसको एडिट भी कर सकते हो, आप मैनुअल भी अपना कैलकुलेशन लगा सकते हो कि कितना इंटरेस्ट आपका बन रहा है, लेट पेमेंट किया है, जो भी इंटरेस्ट आपको बनता है मैनुअल कैलकुलेट करके, और सिस्टम जो भी कैलकुलेट करेगा आप उसको मैच कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, ये चीजें हैं। और इसके बाद ये 6.1 पेमेंट ऑफ टैक्स, अब यहाँ आपको दिखाएगा कि आपने टोटल कितना कैश से पेमेंट किया है, जो लायबिलिटी आपकी बनती थी, या आपने कितना क्रेडिट से पेमेंट किया है, यहाँ ये समरी देगा। और ये समरी कहाँ से आएगी, जब आप
पेमेंट आप टैक्स करोगे तो आपको दिखेगा कि आपके कैश बैलेंस में कितना पेमेंट है, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस है। जो आईटीसी सेटअप करते हैं हम, उसके लिए हमारी एक सेपरेट वीडियो है कि आईटीसी को हम कैसे सेटअप करते हैं, मैनुअल सेटअप भी, ऑनलाइन सेटअप भी। तो जो आप सेटअप करते हो आईटीसी से अपनी आउटपुट लायबिलिटी को कम करते हो, सब सेटअप करने के बाद आपको कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो कैश लेजर में पेमेंट करके कैश से, तो ये चीजें आपकी यहां मेंशन होती है कि टोटल आपने कितना कैश से पेमेंट किया है, कितना क्रेडिट से पेमेंट किया है, आईटीसी से कितना पेमेंट किया, वो सब चीजें हैं। अब आपने पूरा मैच कर लिया, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट 3B का डाटा, R1 डाटा मैच हो गया, अब जीएसटीआर 3B फाइल कर दो। मुझे नहीं लगता कि जीएसटीआर 3B फाइल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, सिर्फ आपको यहाँ मैच करना, वेरीफाई करना, सारी चीजें आपने पहले कर दिया है। R1 सही तरीके से फाइल कर दिया है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट R1 का डाटा मैच हो रहा है, फिर वही डाटा आपको 3B मैच कर लेना है, फाइल कर देना है। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।